भिखारीदास और देव की पुस्तकों के नाम है। अगर उनको आप ध्यान से देखें, दोनों की तुलना करें, तो दोनों में स्पष्ट हो जाएगा कि वो रस छंद अलंकार पर पुस्तकें लिख रहे थे और ये किस पर लिख रहे थे? विरह वारिश, इश्कनामा, प्रेम और विरह पर इनकी कविताएं हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये रीतिबद्ध ना हो करके रीति मुक्त कवि रहे। पद्माकर को आप देखें, पद्माकर भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह, विरुदावली, स्फुट छंद। इनके स्फुट का मतलब होता है मुक्त छंद, छोटे छोटे टुकड़ों में जो छंद लिखे गए थे, तो वो हैं। और बेनी के नाम से भी हैं ये कवि। दीनदयाल गिरी, इन्होंने भी अन्योक्ति, कल्प, द्रुम, अनुराग, बाघ, वैराग्य, दिनेश, दृष्टांत, तरंगणी, ये कविताएं इनकी काव्य रचनाएं हैं। चिंतामणि बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। देखो, प्रबंध काव्य भी आपको रीतिकाल में देखने को मिल रहे हैं। ये प्रबंध काव्यों की सूची है। चिंतामणि ने रामायण प्रबंध काव्य लिखा है, एक रामाश्वमेध लिखा है, कृष्ण चरित, गोविंद सिंह का चंडी चरित, मंडन का जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया, लाल कवि का छत्र प्रकाश, सूरती मिश्र का रामचरित, श्री कृष्ण चरित। तो ये सारे, ऐसा नहीं है कि प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया। देखिए, पद्माकर ने लिखा हिम्मत बहादुर विरुदावली, ग्वाल ने लिखा हमीर हठ, विजय विनोद, गोपी पचीसी। तो एक तरफ जहाँ मुक्तक काव्य थे, दोहों और छंदों में मुक्त कविताएं लिखी जा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रबंध काव्य भी इस काल में लिखे गए हैं। रीतिकाल के प्रसंग में हम दो कवियों की चर्चा विशेष रूप से अलग से करना चाहते हैं। एक हैं रीति सिद्ध कवि बिहारी और दूसरे हैं भूषण। बिहारी आपके पाठ्यक्रम में भी हैं, कक्षा 11 में आप पढ़ते हैं, और भूषण को भी आप पढ़ते हैं। उनकी छत्रशाल प्रशस्ति और जो उनकी तलवार के बारे में उन्होंने चित्रण किया है, तो बड़ा ही रोचक वर्णन किया है उन्होंने, तो वो सब आप पढ़ते हैं। बिहारी ने कुल 700 और वैसे तो 713 से 719 दोहे मिलते हैं उनके ग्रंथ में, जिसका नाम है सतसई। सतसई शब्द संस्कृत में सप्तशती, सप्त माने 7 और शती माने 100, तो 700 दोहों और छंदों का जो संग्रह है, उस पुस्तक को नाम दिया जाता था सप्तशती। तो शती माने 100, सप्त माने 7। तो बिहारी के ग्रंथ में 700 और उससे अधिक, 713, 719 दोहे के करीब मिलते हैं, लेकिन 700 से तो अधिक हैं, इसलिए उसे कहा गया बिहारी सतसई। ऐसी सप्तशती, ऐसी 700 दोहों वाली रचना जिसे बिहारी ने रचा है। कमाल के कवि हैं इस रीतिकाल में वो। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। आपने नाविक के तीर नहीं देखे होंगे, वो छोटे से होते हैं। जो नाव चलाते हैं नाविक, वो तीर रखा करते थे छोटे से। देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर। देखने में छोटे से, लेकिन उनका जो घाव है, प्रहार जब वो करते थे तो वो बहुत गंभीर हुआ करता था, प्राणलेवा हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से 13-11 मात्राओं के छंद में इन्होंने, बिहारी ने, गागर में सागर भर दिया। एक एक दोहे के 3-3, 4-4 अर्थ कर सकते हैं आप, और फिर भी अर्थ की प्यास बुझती नहीं है। जितनी बार उन दोहों को आप पढ़ते हैं, उतनी बार ही उनकी अलग अर्थ छायाएं उभर कर सामने आती हैं। तो बिहारी के ये जो काव्य कला कौशल है, वो उन्हें रीतिकालीन कवियों में सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती हैं। देव भी हुए हैं, सेनापति भी हैं, भिखारीदास भी हैं, पद्माकर हैं। कई ने प्रकृति चित्रण बहुत सुंदर किया है। देव ने कृष्ण का आलंबन लेकर के बहुत सुंदर चित्रण किया है, लेकिन बिहारी इन सभी कवियों में सबसे अलग, उत्कृष्ट और चमकदार सितारे की तरह दिखाई पड़ते हैं। दोहे छंद में ही उन्होंने पूरी रचनाएं की, 700 और उससे अधिक, लेकिन उसमें नीति, भक्ति, सौंदर्य, नायक नायिका के प्रेम का चित्रण, अन्योक्ति की ऐसी छटाएं देखने को मिलती हैं कि उसी समय से, जब से इनकी रचनाएं हुई हैं, तब से लेकर अब तक उसको पढ़ने वाले लोग
मुग्ध हुए बिना रहते नहीं हैं। भाषा ब्रज ही है, उसमें थोड़ा बुंदेली का प्रभाव है और इसीलिए माना जाता है कि बिहारी का संबंध गोविंदपुर बसुआ मध्य प्रदेश में कहीं बुंदेलखंड इलाके से रहा है। दूसरे कवि हैं भूषण। भूषण कवि ने भी छत्रसाल की, महाराज छत्रसाल की, महाराज शिवाजी की प्रशस्ति में जो रचनाएं की हैं, उनके युद्ध का जो सजीव, मार्मिक, ओजस्वी चित्रण किया है, वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ऐसा चित्रण दूसरे कवियों के यहाँ देखने को नहीं मिलता है। वीर काव्य के लिए भूषण को हमेशा से याद किया जाता रहा है और याद किया जाता रहेगा। तो ये रीतिकाल की काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय है। और कोई भी काव्य, कोई भी साहित्य किसी समय अगर रचा जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं उस समय के समाज की, उसका उस पर गहरा असर देखने को मिलता है। ये वो दौर था जब छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और उन राजाओं की प्रशस्ति में कविताएं लिखने का बड़ा रिवाज था। दरबारी कवि थे ये सब। बिहारी के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि संभवतः उनको, जिन राजा के यहाँ वो रहा करते थे, जब भी वो कविताएं लिखते थे तो उनको हर दोहे पर एक स्वर्ण की मुहर मिलती थी। तो उस समय कविताएं इन सारी चीज़ों से प्रभावित रहा करती थी। फिर से हम उस धारा की ओर आते हैं जिसे गद्य धारा कहते हैं, क्योंकि हमें काव्य और गद्य दोनों के विकास का अध्ययन करना है हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो रीतिकाल में भी आदिकाल की वो जो गद्य की धारा थी वो चल रही थी। प्रमुखता से तो कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन गद्य की धारा लुप्त नहीं हुई थी। इस काल में भी चरित्र, वार्ता, वात, परिचय, जीवनी, नाटक, ख्यात, वंशावली, पट्टावली, टीका, टिप्पण, भाषा, इस तरह की चीज़ें इस समय भी लिखी जा रही थी और ब्रज भाषा में भी थी और खड़ी बोली में भी लिखी जा रही थी और इसके अलावा अवधी भाषा में भी लिखी जा रही थी। जो शास्त्र के ग्रंथ थे वे गद्यों में लिखे जा रहे थे, उनका विकास चल रहा था। लेकिन वो गद्य जिसमें कोई रचनात्मक प्रभाव दिखाई पड़े, कोई ऐसा साहित्य दिखाई पड़े जैसे आधुनिक काल में देखने को मिलता है, ऐसा गद्य नहीं लिखा जा रहा था। ज्योतिष के ग्रंथ लिखे जा रहे थे, इसके अलावा टीका टिप्पणियों वाले ग्रंथ लिखे जा रहे थे। जैसे कोई कवि ने कविता लिखी तो उसकी टीका करते थे, पद्य की वो लिखी जा रही थी। तो इस तरह के तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में और अवधी में भी लिखे जा रहे थे। और ये वही दौर था, एक दक्षिणी गद्य जो दक्षिण में चल रहा था, उर्दू मिश्रित हिंदी का। भोजपुरी और अवधी में भी इस समय में गद्य लिखे जा रहे थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका पूरा एक विस्तार से चित्रण किया है और सूची भी उपलब्ध कराई है, वो आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो रीतिकाल में ऐसा नहीं है कि गद्य की धारा लुप्त हो गई थी, गद्य की धारा चल रही थी, पर रचनात्मक साहित्य में, क्रिएटिव लिटरेचर जिसे कहते हैं, अभी तक मुख्य रूप से काव्य का जो साहित्य है वही प्रबल रूप से हमें दिखाई पड़ता है। तो प्रिय छात्रों, ये रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पर दिया गया है और ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास व्याख्यान श्रृंखला का जो 5वां भाग था। और इस 5वें भाग से भी आप लाभान्वित होंगे और इसके अतिरिक्त जो आपको ये बतलाया और समझाया जा रहा है, आपकी जो पुस्तकें हैं उनकी भूमिका में
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है। उसमें लेखकों, कवियों और उनकी रचनाओं की सूची भी उपलब्ध है, तो आप उनको भी देखते रहें और उसकी जो मूल अवधारणा है हिंदी साहित्य की और विभिन्न कालों की, उसको यहाँ समझाया गया है, उससे आप परिचित रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आधुनिक काल की चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए